हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और कल हमने 35 क्वेश्चन किया था। आगे हम 35 क्वेश्चन शुरू करते हैं आज। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? 1897, 905, 907 और 912। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। बनारस कांग्रेस समिति में गोपाल कृष्ण गोखले बने थे अध्यक्ष, और इस कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने समर्थन किया था कि बहिष्कार का समर्थन किया था। बहिष्कार मतलब जो अंग्रेजी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका समर्थन तभी करना चाहिए जब कोई दूसरा विकल्प ना हो। बहिष्कार का समर्थन मूलतः वह लोग कर रहे थे जो गरम दल के थे। लाल बाल पाल, ये लोग। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी राजनेता थे, नरम दल के थे। तो ये कांग्रेस के सभापति थे, इसलिए इन्होंने समर्थन किया था। लेकिन इनका पूरी तरह से उस पर विचार नहीं था कि बहिष्कार करना ही चाहिए, ठीक है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोखले ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? गांधी, तिलक, गोखले या नेहरू? तो तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक ने स्वराज को राजनीतिक आवश्यकता नहीं अपितु नैतिक आवश्यकता बताया था। तिलक ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो दबाव से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सामाजिक सुधार हम स्वयं करेंगे। सामाजिक सुधार के लिए ब्रिटिश शासन सामाजिक सुधार नहीं करेगा। समता सैनिक दल, सामाजिक समता की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लोहिया या बी आर अम्बेडकर? तो बी आर अम्बेडकर ने 1926 में समता सैनिक दल की स्थापना की थी, ठीक है। समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में बी आर अम्बेडकर ने की थी। इसमें दलितों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव का उत्पीड़न के खिलाफ दलित समुदाय को जागरूक करना था। बी आर अम्बेडकर का जो पूरा जीवन था वो दलितों को लेकर ही समर्पित था। वो दलितों के लिए, दलितों के वर्ग को उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहे थे। उन्होंने कई पार्टियां भी गठित की थी जो दलित से संबंधित थी। वो कहते थे मजबूत बनो, संगठित रहो, वो दलितों के लिए कहते थे, ठीक है। और हिंदू धर्म में दलितों का इतना ज्यादा शोषण देखकर लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए उन्हें हिंदू का मनु, आधुनिक मनु भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज या सर्वोदय? तो इसमें क्या लिखा है? गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का। तो समाजवाद का शीर्ष जो है वो सर्वोदय को मानते हैं, ठीक है। सर्वोदय यानी सभी का उदय। ये रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक से सर्वोदय विचार गांधी जी ने लिया था। लेकिन अगर ये केवल पूछ लिया कि गांधीवादी विचार का शीर्ष क्या है, अगर ये केवल पूछ लिया गया कि गांधीवादी विचार का शीर्ष क्या है, तो हम अहिंसा को बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि गांधी जी का मूल मंत्र पूरे जीवन भर अहिंसा था। वह कहते थे जब साधन तभी नैतिक होगा जब साध्य नैतिक होगा, ठीक है। इसलिए साधन और साध्य दोनों की पवित्रता गांधी जी चाहते थे और अहिंसा को अपना मूल विचार लेकर पूरे जीवन उन्होंने अपना व्यापन किया था। लेकिन जब गांधीवादी समाजवाद की बात होगी तो समाजवाद में सर्वोदय आएगा, जिसमें सभी का उदय, सभी वर्गों का उत्थान की बात की गई है, ठीक है। किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? जैसे जालियांवाला बाग जब 1919 को हुआ था, जनरल डायर ने 1000 से ज्यादा लोगों, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। उस टाइम पूरे देश में एकदम रोष उत्पन्न हो आया था, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी उपाधियां त्याग रहे थे, कहते कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी
रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। उन्होंने 1919 में तुरंत त्याग कर दिया, उस उपाधि का लौटा दिया और कहा कि मुझे ऐसी उपाधि नहीं चाहिए जो जो शासन है वो जनता को शोषित कर रही है, लेकिन फिर मुझे सम्मान देने से क्या फायदा। तो 1919 में उन्होंने ये उपाधि का त्याग कर दिया था जालियांवाला बाग के विरोध में। इसमें ए और आर रीजन और असर्शन दिया हुआ है, बताना है कि क्या सही है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित व संकल्पित तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें समान सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया सकता। राष्ट्र और राष्ट्रवाद दो चीज की बात हो रही है इसमें, एक राष्ट्र है और एक राष्ट्रवाद है। बोला जाता है कि इन्हें जो है समान सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है समान सिद्धांत द्वारा सिद्धांतीकरण, क्योंकि राष्ट्र जो है वो एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद नेशनलिज्म जो है वो पेट्रियोटिक, वो एक फीलिंग है, ठीक है। आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, आप एनआरआई हो, आप भारत से बाहर रह रहे हो, लेकिन नेशनलिज्म की भावना आपके अंदर रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों को सिद्धांतीकरण द्वारा, एक सिद्धांत द्वारा सामान्यीकृत मतलब एक इक्वल नहीं किया सकता है, ठीक है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है किंतु समान सिद्धांत नहीं। सेम टू सेम बात लिखी है, इसीलिए ए आर दोनों सही होंगे और आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है। बिकॉज लगाया जाता है यहाँ पे, समान सिद्धांतीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर समान सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दलित पैंथर्स, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी 1936 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ही स्थापित एक दल था, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनके द्वारा दिया गया विचार था कि हम लोग ये एक पार्टी बनाएंगे, लेकिन इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो इनके समर्थकों ने 1956 में ये पार्टी बनाई थी, ठीक है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन लास्ट पार्टी थी जो अंबेडकर द्वारा बनाई गई थी 1942 में, ठीक है। 43 क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी। तो अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी। किसमें की थी? 1936 में। 1932 के सांप्रदायिक प्रचार का निम्न में से किसने विरोध किया था? एम.के. गांधी, बी.आर. अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक या एम.जी. राणा डे। तो ऑप्शन ए एम.के. गांधी, महात्मा गांधी ने 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था और वो जेल में ही तुरंत ही आमरण अनशन शुरू कर दिए थे 5 दिन बाद ही। और फिर उसके बाद अंबेडकर और सारे अन्य हिंदू नेता उनसे मिलने गए। उन्होंने अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक पूना समझौता हुआ, ठीक है। उस समझौते में ये बात हुई कि जो सांप्रदायिक पंचायत है उसको निरस्त कर दिया जाएगा और जो दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया है उसको उसकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। लेकिन विधानसभा में 18%, विधानसभा में 148, देखिए विधानमंडलों में 148 और केंद्रीय विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में 148 और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई थी, ठीक है। और कहा गया है जो मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र है उसी में दलित निर्वाचन क्षेत्र भी एक अलग बनाया जाएगा, ठीक है। तो सांप्रदायिक पंचायत में टोटल ये बातें हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कृति बी.आर. अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हु आर द शूद्राज, ये बी.आर. अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, बी.आर. अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। द अनटचेबल, हु आर दे, ये भी बी.आर. अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये 1952 राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी थे, उनके द्वारा लिखी गई है व्हील ऑफ हिस्ट्री। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सरदार पटेल, बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अंबेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, वो प्रतिनिधि कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि थे और जो लोग भी जाते थे वो सरकार की तरफ से मनोनीत जाते थे, ठीक है। तो बी.आर. अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली, और जो गोल में सम्मेलन हो रहा था वो साइमन कमीशन 30 से 32, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर हो रहा था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? भूख हड़ताल वाली आमरण अनशन का इस्तेमाल किसमें किया था? असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल या बारदौली सत्याग्रह? तो सबसे पहले गांधी जी ने अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल, ऑप्शन सी में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था, फिर बारदौली था, फिर अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। इसमें उन्होंने भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था, ठीक है। जो बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से जुड़ी 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था वो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में जो लेके गया था गांधी जी को, जो बुलाने वाला इंसान था वो रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है। कौन था? रामचंद्र शुक्ल। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में वो सबसे पहला आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड जब हो गया था तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। नमक सत्याग्रह से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ये दांडी मार्च था, ठीक है। दांडी मार्च भी इसको बोलते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा सत्याग्रह है? चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के एकीकरण की प्रथम व आवश्यक शर्त होती है। राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो: सहिष्णुता, उदारता, शांति या उग्रवाद। तो उग्रवाद अगर होगा तो राष्ट्रीयता जो है हानिकारक हो जाएगी, ठीक है। उग्रवाद नहीं होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए और शांति होनी चाहिए राष्ट्रीयता में, तभी जाके वो राष्ट्रीयता अच्छी राष्ट्रीयता कहलाती है। नहीं तो उसमें फिर उग्रपंथी, कट्टरपंथी लोग चले आते हैं और केवल दंगे और लड़ाई झगड़ा ही होता है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के एकीकरण की प्रथम व आवश्यक शर्त होती है। जब तक आप लोग को राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी तब तक एकीकरण नहीं हो पाएगा राष्ट्र का। अलग अलग छोटे छोटे गुटों में लोग बटे रहेंगे, क्षेत्रीय भावना में बटे रहेंगे, ठीक है, अपनी अपनी सांप्रदायिक या सामाजिक संस्कृति में बटे रहेंगे लोग। तो सबसे पहले किसी राष्ट्र के एक होने के लिए राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होनी चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना ही आधार होती है राष्ट्र के एक होने का। परंतु इसमें उग्रवाद के तत्वों का समावेश होते ही यह हानिकारक हो जाती है। उग्र राष्ट्रवाद के भीतर जातीय, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव के का उदय हो जाता है, ठीक है। राष्ट्र के भीतर संघर्ष आरंभ हो जाता है जो हिंसक, विखंडनकारी स्वरूप धारण कर लेता है। निम्न में से कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी दायरे में नहीं आता है? धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी सही है। तो स्वदेशी दायरे में गांधी जी के सभी पहलू आते हैं, धार्मिक भी आता है, आर्थिक भी आता है और राजनीतिक भी आता है। इसमें सभी सही ऑप्शन डी होगा। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन एक रचनात्मक कार्यक्रम था। 22 अगस्त 1921 को गांधी जी ने अंग्रेजी वस्त्रों को जलाया था, उनके बहिष्कार का संकल्प लिया। जन आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने राष्ट्र की भाषा, संस्कृति की गरिमा का पाठ पढ़ाया था, ठीक है। कुटीर उद्योगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया था और गांधी जी अपने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा के नाम से संबोधित करते थे। निम्न में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी मैंने बताया कि जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने वाला इंसान था वो राजकुमार शुक्ल था। कौन था? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटिश सरकार ने 1915 में महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसको महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, किसने टिप्पणी की है? विलियम वेडरबर्न ने, कूपलैंड ने, आर पंपदत्त ने, उनमें से कोई नहीं। तो कूपलैंड जो है वो कूपलैंड ने कहा है कि भारतीय राज्य जो है वो ब्रिटिश राज्य का शिशु था।
स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? नरेंद्र, रामकृष्ण, मूलशंकर या रविशंकर? तो नरेंद्र किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का। रामकृष्ण जो नाम था वो विवेकानंद के गुरु का था। मूलशंकर नाम जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती का था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और जिन्होंने जन्म के आधार पर जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए अगुवाई की थी। ठीक है, तो क्या नाम है? ऑप्शन सी, मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक व आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के लेखक कौन है? गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, गोखले, जवाहरलाल नेहरू? तो स्टेट एंड माइनॉरिटीज के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने लिखा था स्टेट एंड माइनॉरिटीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यह बुक 1947 में प्रकाशित हुई। आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय? तो कौटिल्य के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक अब शुरू से ही एक गर्म दल के नेता रहे हैं और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे उन्होंने वक्तव्य दिए और उन्हें कौटिल्य के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ है? नागपुर अधिवेशन 1942, रामपुर अधिवेशन 1962, हरिपुरा अधिवेशन 1960 या अवाणी अधिवेशन 1955? तो अवाणी अधिवेशन 1955 में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ। नेहरू जो है समाजवाद से प्रेरित थे, अंतरराष्ट्रीयवाद से प्रेरित थे और समाजवाद का ढांचा वो सोवियत संघ से सीख कर आए थे और सोवियत संघ के जो समाजवाद था उसको भारत में भी वो लागू करना चाहते थे। तो अवाणी अधिवेशन 1955 में उन्होंने ये जो ढांचा प्रस्ताव पारित किया था समाजवाद का। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, नमक कानून तोड़कर, कर चुकाने से मना करके, राष्ट्रीय शालाएं खोलकर? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था प्रारंभ नमक कानून तोड़कर। इन्होंने दांडी मार्च किया था पूरा। दांडी मार्च करके जब वो लोग पहुंचे थे तो नमक बनाया था समुद्र के पानी से। ठीक है, तो नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जयप्रकाश नारायण या एम एन रॉय? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को की थी। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया था। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल प्रवेश या बंगाल विभाजन? स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा काउंसिल प्रवेश था। जब 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होने से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो जो वहां उसमें जो कार्यकर्ता थे वो लोग थे कि हम एक पार्टी बनाएंगे और हम विधानसभा में जाएंगे और अपनी मांगे रखेंगे, तो इसलिए स्वराज दल की स्थापना हुई और उसका मुख्य उद्देश्य था काउंसिल प्रवेश में, विधानसभा में जाना। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है साध साधन की पवित्रता, पंचशील, लोकतंत्री समाजवाद, मजदूर आंदोलन। तो सबसे बड़ी देन है राष्ट्रीय आंदोलन में साध साधन की पवित्रता। गांधी जी कहते थे हमारी आजादी अगर हमें गलत तरीके से प्राप्त होती है तो वह हमारी आजादी नहीं होगी, उसमें भारी लोगों की जान जाएगी, हिंसा होगी। तो हमें जो आजाद करना है, हमें आजाद करना है कि हमें हमारा साध भी पवित्र हो और साधन भी नैतिक हो। ठीक है, साध में कोई हिंसक कार्य ना हो और साधन हो, जब अहिंसा से हमें साधन मिलेगा तो उस साधन की ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो आजादी की ज्यादा खुशी होगी। तो ऑप्शन ए साध साधन की पवित्रता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? तो होम रूल लीग यहाँ पे 1919 होगा। होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट ने स्थापित किया था और एनी बेसेंट में इलाहाबाद के जब 1919 में अधिवेशन किया गया तो इलाहाबाद के में जवाहरलाल नेहरू सचिव बने थे होम रूल लीग के। ठीक है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। रंगून में, टोक्यो में, पीकिंग में, सिंगापुर में। तो आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भारत से भागकर अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी गए थे। फिर वहां से 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और वहीं उन्होंने 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज की सरकार का गठन किया था। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या सरदार भगत सिंह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। 1920 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय जनपद सेवा में परीक्षा में चयन हुआ था, लेकिन इन्होंने इसका त्याग कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था और राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य बन गए थे। 1921 में इन्हें 6 मास का कारावास हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में 11 बार जेल की यात्रा की थी। इसी दौरान उन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल या दादा भाई नौरोजी। सुभाष चंद्र बोस का ये चर्चित कथन है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रंगून के जुबली हॉल में। रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राष्ट्र समता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निकालते थे। बी आर अम्बेडकर जो है वो उनका पूरा जीवन दलितों के पर ही समर्पित था, दलित वर्ग के उत्थान के लिए ही समर्पित था और वे दलित पैंथर्स, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, ये सब उन्होंने बनाई थी। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। फिरोज शाह मेहता को, दादा भाई नौरोजी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को स्वीकार किया था। वो जब महात्मा गांधी लंदन में थे तभी गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे और गोपाल कृष्ण एक उदारवादी नेता थे। उन्हीं की प्रेरणा से महात्मा गांधी में भी उदारवाद का पूरा सा चलन प्रारंभ हुआ। अहिंसा के मार्ग पर चले। अहिंसा के मार्ग पर वो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक से भी प्रभावित हुए थे, उसमें भी चले थे। ठीक है। तो उनका राजनीतिक गुरु कौन था महात्मा गांधी का? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा गया है? तो बताया गया आधुनिक मनु किसे कहा गया है? राजेंद्र प्रसाद को, बी एन राव को, महात्मा गांधी को या बी आर अम्बेडकर को। तो बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। मनु संहिता को 6 दिसंबर को जला दिया गया था बी आर अम्बेडकर द्वारा और उन्होंने कहा था ये मनु संहिता जो है वो हिंदुओं के केवल सवर्ण वर्ग के उत्थान के लिए है, दलित वर्गों का इसमें पतन नहीं दिया गया है। केवल उन्होंने मनु संहिता को जलाया और एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस कारण उन्हें क्यों क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। उन्होंने हिंदू कोड बिल भी एक लाया था। हिंदू कोड बिल में क्या था कि जो घर की लड़की होती है उसको बराबर, घर के लड़के के बराबर मिलेगा संपत्ति में अधिकार और साथ ही साथ अगर उसका तलाक हो जाता है तो उसे दोबारा शादी करने की उन्होंने दी थी इजाजत, उस कानून बनाया था। और इसके साथ उस हिंदू कोड बिल में यह था कि जो पुरुष होते हैं वो एक से ज्यादा पत्नियां नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये हिंदू कोड बिल जो है विधानसभा में पास नहीं हो पाया तो बी आर अम्बेडकर ने त्यागपत्र दे दिया था अपना। गांधी जी ने 1930-32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में किसमें भाग लिया था? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने 30 से 32 के मध्य साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनकर गए थे और केवल गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। ठीक है। इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? गृह शासन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो। तो खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा समर्थित आंदोलन थे, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। लेकिन गृह शासन जो है ऐसा कोई भी आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं था। गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन सत्याग्रह का 3 रूपों में प्रयोग किया था: असहयोग, सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की
कीले सिद्ध होंगे, यह किसने कहा था? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो लाला लाजपत राय का ये कथन है। साइमन कमीशन के विरोध में सब लोग आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, कह रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन ऐसा था कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा 6 महीने या 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ऐसा जो काला कानून उसे साबित किया गया साइमन कमीशन को, और साइमन कमीशन के विरोध में ही लोग रोलेट एक्ट के विरोध में, साइमन कमीशन में के लिए विरोध में ये लोग, साइमन कमीशन में केवल अंग्रेज थे इसलिए इसका विरोध हो रहा था, और रोलेट एक्ट का विरोध इसलिए हो रहा था कि शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के विरोध में लाला लाजपत राय और साथी लोग आंदोलन कर रहे थे। तो लाठी चार्ज हुआ था, उसमें लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा लाठी पड़ी थी और उनकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर वे उसी कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। पहरा देते हुए चलने वाले में मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जागकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य था श्रीमती एनी बेसेंट का, राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, स्वामी विवेकानंद का। यह कथन था श्रीमती एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, और उन्होंने ये कथन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था, बाकी इन सब ने भाग लिया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है। शक्ति का संबंध हिंसा से है, राजनीति शक्ति अहिंसक कृत्य से प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी, ठीक है, ये एक मुख्य तत्व है। गांधी जी ने राजनीतिक शक्ति का खंडन नहीं किया और ना ही अराजकतावादियों की तरफ से समाप्त करने का किया, ये भी मुख्य तत्व है। गांधी चाहते थे कि शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो ताकि देश को मजबूती मिले, शत्रु कमजोर हो, ये भी मुख्य तत्व है। शक्ति का आधार हिंसा है और उसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्साहित किया जाता है, ये मुख्य तत्व नहीं है, ठीक है। गांधी जी शक्ति का आधार हिंसा नहीं, शक्ति का आधार सहयोग मानते थे और बोलते थे इसे हिंसा द्वारा उत्साहित नहीं किया जा सकता है। गांधी जी हिंसा के समर्थक नहीं थे, अहिंसा के समर्थक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा दिया था, और ये जो नारा था वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उषा मेहता या आचार्य नरेंद्र देव। तो उषा मेहता ने रेडियो का संचालन किया था, साथ ही साथ बाबू भैया भी एक अन्य केंद्र से रेडियो का संचालन कर रहे थे, और राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो से लगातार संचालन करते थे, ठीक है। तो उषा मेहता यहाँ पे ऑप्शन होगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी। तो अब्दुल कलाम आजाद ने स्वतंत्रता आंदोलन की तत्कालीन परिस्थितियों में, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसकी तत्कालीन परिस्थितियों पर लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस। तो उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी की भेंट हुई थी इंग्लैंड, लंदन में, और इन्हीं से प्रभावित होकर गांधी जी राजनीति में आए, और ये गांधी जी अपना गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मानते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में जब उन्हें 5 वर्ष का कारावास हुआ था, भारत की संस्कृति, राजनीति, धार्मिक इत्यादि पर लिखी थी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो 1946 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम और लाएं, कौन सी सीरीज नेक्स्ट चलाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।